Continue our discussion on elastic properties of the lung. And we started this concept yesterday. We gave the example of pneumothorax. और आज हम प्योरली इलास्टिक प्रॉपर्टीज वाले पार्ट पे जाते हैं और वहां से फिर हम सरफेस टेंशन को डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो 10% एयर विल बी ट्रैप्ड इवन अगर हम लंग को कोलैप्स कर दें, उसके बाहर यानी पॉजिटिव प्रेशर आ जाए जैसे न्यूमोथोरिक्स में आता है. उसके बाद हमें मौका मिलता है कि हम लंग की इलास्टिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करें. तो हमने क्या किया, हमने एक वेंटिलेटर से पॉजिटिव प्रेशर देना शुरू किया और देखा कि हर दफा जब हम 1 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर देते हैं तो कितना चेंज आता है वॉल्यूम में. 2 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर देंगे, फिर भी हमने देखा कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा. 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक हम देखते हैं कि स्टेबल फेज है. मीनिंग इवन दो हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं लंग में, लेकिन लंग का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा. दिस इज द स्टेबल फेज एंड दिस इज मेनली ड्यू टू सरफेस टेंशन जो हम आज कवर करेंगे. फिर हमने देखा कि वंस जब प्रेशर हम ज्यादा देते हैं और एयरवेज खुलना शुरू हो जाते हैं तो फिर वॉल्यूम स्टार्ट्स चेंजिंग बिटवीन अबाउट 7.5 and 10 centimeter of water. Volume starts changing. This is your transition phase. And then afterwards, एक दफा basic volumes change हो गए हैं. जैसे आपने एक दफा बलून को थोड़ा सा फुला दिया है तो आगे फुलाना आसान होता है. इसी तरह once alveoli and airways are slightly dilated, then as we exert the pressure, the volume will start increasing. This is linear phase क्योंकि एक linear fashion में आपका वॉल्यूम प्रेशर के साथ वॉल्यूम चेंज होता है. और फोर्थ पॉइंट इज जब आपकी मैक्सिमम लिमिट अचीव हो जाती है 100% लंग कैपेसिटी. ये इन्फ्लेशन कर्व है और इस कर्व में ये सीधा पार्ट सिर्फ नहीं है. देयर इज दिस फर्स्ट स्टेबल पार्ट एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. इसके बरक्स अगर हम सिर्फ प्रेशर देना छोड़ देते हैं तो ये इस पाथ को फॉलो नहीं करता. एक यूनिफॉर्मली इस एम्प्टी होता है. जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा लंग में वैसे वैसे यूनिफॉर्मली लंग का वॉल्यूम चेंज होता जाएगा. अब ये वो एक्सपेरिमेंट है जो हम लंग के उसमें कर रहे हैं, यानी स्टैटिक फॉर्म में कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं. तो इसको कहते हैं स्टैटिक कंप्लायंस. कंप्लायंस का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर. यानी कि हम कितना वॉल्यूम चेंज करें, कितना प्रेशर चेंज करें तो फिर आपका वॉल्यूम चेंज होता है. आप हम देखते हैं कि इसको कहते हैं कंप्लायंस. नीचे कंप्लायंस ज्यादा है यानी हमें ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है और थोड़ा वॉल्यूम चेंज हो रहा है. जब एक दफा थोड़ी सी इन्फ्लेशन हो जाती है तो कंप्लायंस ज्यादा हो जाती है यानी हमने थोड़ा प्रेशर चेंज दिया तो वॉल्यूम अच्छा चेंज होना शुरू हो गया. This inflation curve is different from deflation curve because of the action of surface tension. ठीक है, और इस डिफरेंस को कहते हैं हिस्टेरिसिस. लेकिन नॉर्मली हम 10% से 100% ब्रीदिंग नहीं कर रहे होते. अभी हम जो नॉर्मल अभी हम बात कर रहे हो, आप लेक्चर ले रहे हो ना, आपको पता है टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो तकरीबन होती है 6 लीटर्स आदमियों में और 5.4 लीटर्स तकरीबन होती है फीमेल्स में. यानी टोटल एयर हमारे दोनों लंग्स में इतनी होती है. 6 लीटर का मतलब तकरीबन 4 बोतलें आपकी 1.5 लीटर वाली पेप्सी की या कोक की, उतनी हवा आपके लंग्स में होती है. लेकिन हम हर दफा जब ब्रीथ करते हैं तो हम 0% से 100% पे नहीं जाते. हमारा चूंकि हमने पढ़ा था कि चेस्ट एक्सपैंडेड होता है इन प्रॉपर्टीज की वजह से जो हमने कल पढ़ी थी कि इंटरप्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है और चेस्ट हमारा जो लंग्स हैं वो एक्सपैंडेड फॉर्म में होते हैं क्योंकि इंटरप्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है. तो इसी वजह से हमारा लंग टोटली कोलैप्स नहीं होते, 10% भी कोलैप्स नहीं होते, 50% तकरीबन फिल्ड होते हैं. तो हम उससे ऊपर ब्रीथ करते हैं सिर्फ 500 ml नॉर्मली. 6 लीटर टोटल कैपेसिटी है लेकिन हम 500 ml यानी 2 ग्लास एयर हम नॉर्मली ब्रीद इन और ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं. हाँ, जब आप गहरा सांस लोगे तो आप 100% कैपेसिटी पे जा सकते हो. लेकिन एवरीडे लाइफ में हम
सिर्फ 50% से ऊपर 60% तक जा रहे होते हैं, यानी 500 ml ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे होते हैं। और वो उस ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कर्व का इतना फर्क नहीं होता। सो दिस इज योर कंप्लायंस कर्व। यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये अगर आपका नॉर्मल रंग है जिसमें डेल्टा वी ओवर डेल्टा पी एक हेल्दी बंदे का है कि जी अगर हम 2.5 सेंटीमीटर ऑफ प्रेशर अप्लाई करेंगे, ट्रांसम्यूरल प्रेशर या ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, तो 500 ml जो कैपेसिटी है एक्सपेंशन होगी, एंड दैट इज व्हाट वी नीड फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग। अब इस लंग में देखो कि ज्यादा, अब वो उतना ही प्रेशर अगर हमने चेंज किया इतना, यानी 5 से 7.5, तो इसमें कितना थोड़ा वॉल्यूम चेंज हुआ। यहाँ पे आपका वॉल्यूम इनका चेंज हो रहा था इतना, लेकिन ये फाइब्रोस्ड लंग जो है इसमें जब हमने, एक तो इसका पहले ही वॉल्यूम कम था, जब हमने इसको उतना ही प्रेशर अप्लाई किया तो इसमें वॉल्यूम भी कम आया। सो दैट मीन्स, और ओवरऑल भी देखो जैसे जैसे प्रेशर चेंज हो रहा है इसमें वॉल्यूम्स कम ही रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो जो फाइब्रोस्ड लंग होता है, और आपको पता है कि ये जिसे इवन आजकल कोरोना हो रहा है उसमें लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, या स्मोकिंग में लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, या कुछ जेनेटिक डिजीजेस हैं जिसमें लंग का फाइब्रोसिस हो सकता है, उसमें कंप्लायंस कम हो जाती है। ये एक ऐसा बलून बन जाता है जो कि रिजिड होता है, जिसको जितना मर्जी आप जोर लगाएं वो बहुत कम एक्सपैंड करता है। सो फाइब्रोसिस इज दैट कंडीशन ऑफ द लंग जिसमें फाइब्रस टिश्यू आपका बन जाता है, लंग में इलास्टिक टिश्यू कम हो जाता है और आपकी कंप्लायंस कम हो जाती है। अच्छा, एक आपको कंडीशन यहाँ पे नजर आएगी जिसमें ये ग्राफ तेजी से राइज कर रहा है, यानी हमने उतना ही प्रेशर एक्सर्ट किया तो देखो कितना ज्यादा एक्सपैंड हो गया लंग। दिस इज एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि बेसिकली लंग और फ्लिम्जी हो जाता है। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि लंग का इलास्टिक टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है, और इवन कोलेजन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। यानी दो एल्वेओलाई अगर साइड बाय साइड पड़े हुए हैं तो उनकी वॉल्स ब्रेक डाउन करेंगी और वो जुड़ के एक बड़ा सा इरेगुलर सा एल्वेओलस बना देंगे। आप इसको इमेजिन करो कि उसका जब अगेन इमेजिन अ बलून, एक बलून है जो इलास्टिक का तो बना हुआ है लेकिन उसकी मोटी इलास्टिक है, उसकी वॉल मोटी है, वो एक्सपैंड करना ज्यादा मुश्किल होगा, उसकी कंप्लायंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बलून जिसकी उसी क्वालिटी के इलास्टिक से बना हुआ है, उसी क्वालिटी के रबर से बना हुआ है, लेकिन उसकी पतली वॉल है, यानी उसमें अमाउंट ऑफ टिश्यू कम है, ये आसानी से फूल जाएगा। जैसे एक रबर बैंड है, ठीक है, एक रबर बैंड जब ढीला हो जाता है, पुराना हो जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है, तो जब आप उसको एक्सपैंड करते हो तो वो आसानी से एक्सपैंड हो जाता है। लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि ये दो प्रॉपर्टीज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कंप्लायंस का मतलब कितनी आसानी से आपका रबर बैंड खींच के एक्सपैंड हो रहा है, जब आप उसको छोड़ते हो तो वो वापस आ जाता है ना। ये जो वापस आना है ना, इसको कहते हैं इलास्टिक रिकॉइल। इलास्टिक रिकॉइल क्यों जरूरी है? एक्सपायरेशन के लिए। तो लेकिन जब वो रबर बैंड पुराना हो जाएगा, ब्रेक डाउन कर जाएगा, तो वो आसानी से आप उसको कम जोर लगा के स्ट्रेच तो कर सकते हो, लेकिन जब आप उसको छोड़ोगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे बड़े स्लोली आएगा और पूरी तरह नहीं आएगा, स्ट्रेच्ड रहेगा। ये आप इमेजिन कर सकते हो ये सिनेरियो? यस मैम। तो अब बिल्कुल, अब एम्फाइसीमा में भी ऐसे होता है क्योंकि टिश्यूज ब्रेक डाउन कर जाते हैं सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, तो उसका टिश्यू ब्रेक डाउन कर जाता है,
लंग्स का। अब लंग का इलास्टिक टिश्यू जब ब्रेक डाउन कर जाएगा तो उसकी कंप्लायंस तो बढ़ जाएगी, वो फ्लिम्जी सा कमजोर सा हो जाएगा। जब हम फुलाएंगे तो आसानी से फूल तो जाएगा, लेकिन वो एक्सपायरेशन उसकी प्रॉपर नहीं होगी, एयर ट्रैप हो जाएगी। इसीलिए कभी आपको अगर मौका मिले, किसी आप स्मोकर को देखो जिसको बहुत ज्यादा एम्फाइसीमा है, उनके चेस्ट जो है ना वो स्वोलन होते हैं, बैरल चेस्ट शेप होती है, वो पूरी तरह एक्सपायर नहीं कर सकते। और चूंकि वो पूरी तरह एक्सपायर नहीं कर सकते, उनके लंग्स में फ्रेश इंस्पायर करने की कैपेसिटी नहीं होती। इस वजह से जो आपकी सीओपीडी का पेशेंट होता है, एम्फाइसीमा का स्मोकर का पेशेंट होता है, इवन तो उनके लंग्स की कंप्लायंस ज्यादा है लेकिन उनकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। एक्सपायरेशन की वजह से उनकी पूरी तरह हवा खारिज नहीं होती और फ्रेश हवा अंदर आने की जगह नहीं होती, और वो जो ट्रैप्ड एयर होती है वो उनके चेस्ट को एक बैरल शेप अपीयरेंस दे देती है। ये पिन है, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक सरफेस टेंशन होती है, जो अगर आप केयरफुली कोई चीज रखें, आपने कई दफा नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो पानी पे चल भी लेते हैं। यस मैम। के साथ तो अब इसको डूबना चाहिए कि मेरे किस्मत भी खराब। ये कहाँ गई? नीचे गई? हाँ नीचे चली गई। कोशिश की। जो वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना? दो वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में अट्रैक्शन होगी। अब क्या होगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो मिडल में है ना, डीप हैं, दे विल बी पुल्ड बाय अदर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। ये जो लाइट बने हुए हैं ना, ये उन्होंने डीप दिखाए हुए हैं कि वो इनके पीछे हैं और ये आगे हैं। जो तो डीपली उधर से, तो इसलिए अपनी जगह इक्वली एग्जर्ट हो रहा है। जैसे अगर आप एक मिडल में खड़ी हो जाओ, अपने इर्द गिर्द अपने 4 फ्रेंड्स खड़े कर लो, वो आपको चारों इक्वली पुल कर रहे हो चारों साइड से, तो आपके अंदर एक प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप किसी एक तरफ खींच नहीं रहे होगे, अपनी जगह पे मौजूद होगे, राइट? लेकिन जो ऊपर वाले हैं ना, these are being pulled down and on the sides but not at the top. तो इट्स जस्ट लाइक कि आप एक ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स यू जस्ट होल्ड योर हैंड्स और आप एक घेरा सा बनाओ। बचपन में रिंगा रिंगा रोजेस खेलते थे, पता नहीं तुम लोगों के जमाने में खेलते थे, लेकिन हमारे खेलते थे। तो आपस में आप एक दूसरे को पकड़ के, हमारे जमाने में, आपका जमाना बस चलो शुक्र है मेरा इतना पुराना जमाना नहीं है। ये जो बाउंड्री पे एक प्रेशर एग्जर्ट करते हो और वो अंदर की तरफ प्रेशर होता है। व्हेन यू होल्ड योर हैंड्स एंड यूर इन अ सर्कल, इमेजिन ये वाटर मॉलिक्यूल्स ने हाथ होल्ड किए हुए हैं और ये एक दूसरे को खींच रहे हैं बिकॉज ऑफ पोलर अट्रैक्शन, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो ये ऊपर एक मेम्ब्रेन सी बना देते हैं। जबकि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स चारों डायरेक्शंस में 360 डिग्रीज में इक्वली खींच रहे होते हैं, तो अंदर कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं होता, नेट प्रेशर 0 हो जाता है। ये वाला जो खिंचाव है इससे न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये वाला खिंचाव इससे न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये वाला खिंचाव इससे न्यूट्रलाइज हो जाता है, नेट प्रेशर इन पे कोई नहीं होता। लेकिन इन के ऊपर नेट, बिकॉज ऊपर से कोई प्रेशर नहीं आ रहा, तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स पे नेट प्रेशर विल बी डाउन एंड टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। इस वजह से वो जो हमने देखा था एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब यही वजह है कि जब एक पानी का कतरा गिरता है आसमान से, वो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आप भी अगर एक दूसरे के हाथ पकड़ो ना, तो अनकॉन्शियसली सर्कल ही बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। अगर आप लोग इक्वली एक दूसरे को खींचोगे हाथ पकड़ के तो सर्कल बनेगा। अग्रीड? यस मैम। यस मैम। जब वाटर मॉलिक्यूल्स इस सरफेस टेंशन एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो सर्कल ही बनता है। और अगर किसी कंटेनर में होंगे तो ऊपर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज सरफेस टेंशन, and I will now talk about how this is important in
लंग। अब लंग में और एक आम बलून में क्या फर्क है? देखो, एक आम बलून में जब आप हवा भरोगे तो वो हवा अंदर जाके टच करेगी बलून की इनर सरफेस को, राइट? इंटरफेस का लफ्ज समझते हो? इंटरफेस का मतलब जब दो सरफेसेस एक दूसरे के आमने सामने होती। तो बलून के केस में इंटरफेस है रबर सरफेस का और हवा की सरफेस का। लेकिन लंग्स किस तरह डिफरेंट है बलून से कि लंग्स के अंदर एक लिक्विड की लाइनिंग होती है, वाटर की लाइनिंग होती है। ये एक लिविंग टिश्यू है। एल्वेओलाई के अंदर एक वाटर की लाइनिंग होती है। तो जो इंटरफेस लंग्स में है वो टिश्यू और एयर का नहीं है, वो वाटर और एयर का इंटरफेस है। ठीक है? तो इसीलिए जब जब भी वाटर और एयर का इंटरफेस होगा और एल्वेओलाई सर्कुलर हैं, तो उधर वाटर का इंटरफेस है एयर के साथ, तो इसका मतलब एल्वेओलाई, वहां पे जो सरफेस टेंशन होगी दैट विल कॉज व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर? सोचो, दे आर लाइंड, द एल्वेओलाई आर लाइंड विद वाटर, वाटर हैज सरफेस टेंशन। तो ये एयर इंटरफेस पे जो सरफेस टेंशन है वो किस किस्म का प्रेशर एक्सर्ट करेगी? एल्वेओलस पे। टेंशन है ना, वो लंग को कोलैप्स करने की कोशिश करेगी, उसको फूलने से अपोज करेगा सरफेस टेंशन, क्योंकि अंदर वाटर की लाइनिंग है। सबको ये समझ आ गई बात कि जिस तरह आप लोग एक सर्कल बना के खड़े और एक दूसरे को खींच रहे हो तो आपका सर्कल कोलैप्स करेगा, टेंडेंसी होगी कोलैप्स करने की अगर आप एक दूसरे को खींचोगे, है ना? इसी तरह जब वाटर सरफेस लाइन कर रही है एल्वेओलाई को और वहां एयर वाटर इंटरफेस पे सरफेस टेंशन है, तो ये सरफेस टेंशन एल्वेओलाई को कोलैप्स करने की कोशिश करेगी। इसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग मुश्किल हो जाए। उस चीज को कहते हैं सरफेक्टेंट। हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है सरफेक्टेंट जो कि सरफेस टेंशन को कम करता है। किस तरह इंटरफेस है? ये आपके वाटर मॉलिक्यूल है। इन वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस की अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम एक और मॉलिक्यूल इनके दरमियान इंसर्ट करते हैं। वो ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसका एक हिस्सा पानी में अट्रैक्ट हो और एक हिस्सा हवा के साथ अट्रैक्ट हो, क्योंकि एयर वाटर इंटरफेस है ना। अगर तो हम सिर्फ ऐसा मॉलिक्यूल इंसर्ट करेंगे जो सिर्फ पानी के साथ अट्रैक्ट होगा, वो तो थ्रू आउट डिफ्यूज कर जाएगा। हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो इस सरफेस पे रहे, और वो ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसका एक पार्ट हवा अट्रैक्ट कर रही हो, वो होगा उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट, और एक पार्ट उसका पानी अट्रैक्ट कर रहा हो, वो होगा हाइड्रोफिलिक पार्ट। जब ये सरफेक्टेंट हर वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान आके फिट हो जाएगा तो ये इनके आपस के फोर्स को तोड़ देगा। जस्ट लाइक आपके सर्कल है और आपका सर्कल तोड़ के दरमियान में एक और लड़की आ जाती है, आप लोगों का हाथ पकड़ लेती है लेकिन खींचती नहीं है, तो वो आपका सरफेक्टेंट का रोल अदा कर रही होगी। सरफेस टेंशन विल ब्रेक डाउन। दिस प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड बाय सरफेक्टेंट। और सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल जो होता है उसमें बेसिकली लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, एंड वन एग्जांपल इज द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड इज डाइपॉल्मिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलीन। इस एक का नाम याद रखना जरूरी है, DPPC, डाइपॉल्मिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलीन। इसका हाइड्रोफिलिक पोर्शन है और हाइड्रोफोबिक पोर्शन है जो कि अटैच हो जाता है। अब मेरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, पहले जब वो आखिर में जो मेरी पिन थी, ये जो ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से मेम्ब्रेन सी बन गई थी, उसके ऊपर पिन लेटी हुई थी। जब मैंने लेमन मैक्स डाला, पहले तो वो एक ड्रॉप में था, जब मैंने उसको मिक्स किया या होने दिया तो लेमन मैक्स भी डिटर्जेंट है, उसका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो आके डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अब वाटर मॉलिक्यूल्स ने जो आपस में एक दूसरे को खींच के सरफेस टेंशन बनाई हुई थी वो खत्म हो गई, और ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से पिन जो थी वो नीचे चली गई थी। इसी तरह अब अगर जो लाइन कर रहे हैं सर्फ आपके एल्वेओलाई को, वहां पे सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो आपके इजीली एक्सपैंड कर सकेंगे। बेबी के लंग्स बन जाते हैं, 9th मंथ में जाके
उसमें सर्फेक्टेंट बनता है। अच्छा, उससे पहले तो लंग्स आर फिल्ड विद वाटर, बेबी इज नॉट ब्रीदिंग, बेबी इज गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम मदर्स ब्लड डायरेक्टली। पैदा होने के बाद वो ब्रीथ करता है। अगर उसके अंदर सर्फेक्टेंट मौजूद होगा तो वो आसानी से ब्रीथ करेगा, वरना वो जो बिल्कुल कोलैप्स्ड लंग्स होते हैं बेबी के, उसमें एयर वाटर इंटरफेस होता है और उसमें प्रेशर इतना ज्यादा होता है सरफेस टेंशन का कि वो ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि अगर जो बेबीज जिनके अंदर अर्ली पैदा हो जाते हैं सर्फेक्टेंट बनने से पहले, उनके लंग्स में सरफेस टेंशन इतनी ज्यादा होती है कि वो ब्रीद इन नहीं कर सकते, वो इतना जोर ही नहीं लगा सकते ब्रीद इन करने के लिए कि उनके लंग्स एक्सपैंड कर जाएं। इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ द न्यू बॉर्न, जो प्रीमेच्योर बेबीज में होता है और इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका क्या तरीका होता है कि जब डॉक्टर्स को पता चल रहा होता है कि बेबी ने प्रीमेच्योर पैदा होना है, तो मदर्स को लास्ट ट्राइमेस्टर में, लास्ट मंथ में वो स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि स्टीरॉइड्स स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट्स। और इस वजह से जब बेबी की अर्ली सर्फेक्टेंट बनने में हेल्प मिल जाती है, और अगर बच्चा प्रीमेच्योर पैदा भी हो उसके अंदर सर्फेक्टेंट मौजूद होता है। ठीक है, इस कंडीशन को कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऑफ द न्यू बॉर्न। गाइटर